अब गैल्वेनिक सेल में पहला है हमारा नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, ठीक है, जीसी लिख देते हैं। अब ये किस टाइप का होता है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल? क्या मतलब है, अपन ने जो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक होता था और किसकी वजह से होता था? कैथोड से एनोड फ्लो होता था। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड हाफ सेल, है ना, उसी की वजह से हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। तो बस की सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place or occurs due to the difference in electrode potential of cathode and anode half cell। इस टाइप में ई नॉट सेल क्या हो सकता है, कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो एनोड और कैथोड हुआ करते हैं वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हुआ करते हैं, राइट। अपन ने एक तरफ अगर फॉर एग्जांपल अपन ने स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया था जिंक और कॉपर वाला, तो इस टाइप का जो सेल होता है, इस टाइप के सेल में हमारे पास में कैथोड एंड एनोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। इसलिए आपका ई नॉट सेल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अरे हाँ या ना बोलो भाई, है ना। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू जीरो। हमने मोस्ट फेमस एग्जांपल शुरू से हम जिंक, इसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, जिंक मतलब मेटल, मेटल आयन, डबल वर्टिकल लाइन जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, CuSO4 Cu। यहाँ पे आपका AHC हुआ करता है, इधर आपका CH3 हुआ करता है। और अपन ने देखा भी था कि इसके लिए ई नॉट सेल जो है वो प्लस का 1.1 वोल्ट आता है, याद आया? तो ये अपन ने इसकी पूरी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो पहला टाइप का जो गैल्वेनिक सेल होता है वो आपका इस टाइप का होता है। दूसरा है हमारा कंसंट्रेशन सेल। अब इसका क्या मीनिंग है वो देखिए आप, कंसंट्रेशन सेल। अब जो कंसंट्रेशन सेल से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ कंसंट्रेशन से रिलेटेड चीजें होगी। किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है? हमारे पास में यहाँ पे दो चीजें हुआ करती है। क्या क्या हुआ करती है? इलेक्ट्रोड हुआ करता है और इलेक्ट्रोलाइट हुआ करता है, हाँ या ना बोलो। अरे जिसमें डिप करते हैं, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, तो ये किस तरह से काम करेंगे हमारे पास में, इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल में वही होता है कि जैसे कि नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में हमारे पास में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन सेल की बात करें तो ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन या करंट का जो फ्लो होगा वो होगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल। अब ये जो कंसंट्रेशन की डिफरेंस है वो हो सकता है कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो या हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो। तो हम क्या बोलेंगे, सेल इन विच इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लोज का रीजन क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन के लिए इसे शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑफ बोथ हाफ सेल। ये आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है। तब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, उसे हम कंसंट्रेशन सेल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ई नॉट सेल होगा वो क्या होगा,
मैंने ये कहा कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, मतलब आपके जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो सेम एलिमेंट के बने हुए होंगे, ठीक है। इस वाले सेल में जो आपके इलेक्ट्रोड होंगे वो क्या होंगे, जैसे इलेक्ट्रोड में आपका कैथोड भी जिंक का बना हुआ है, एनोड भी आपका जिंक का बना हुआ, आपको इस तरह से लिखा गया है ZnSO4, फिर यहाँ पे भी आपको ZnSO4 Zn लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका हो ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के सेल में हमारे लिए ई नॉट सेल जो होगा वो 0 होगा ऑलवेज। तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल में ये डिफरेंस है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस के लिए वो क्या बताएंगे, यहाँ पे आपको अगर कैथोड की जैसे इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो यहाँ पे कुछ गिवन होगा, अगर आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे ये C1 मोलर है और ये यहाँ पे C2 मोलर है। इसका मतलब क्या है कि इन्हें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस हो सकता है। इतना समझ में आता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है या इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो ये अगेन जो आपका कंसंट्रेशन सेल है वो दो टाइप का हो सकता है, सही है ना। एक होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। क्या मतलब है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का मीनिंग क्या है यहाँ से? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। हाँ, और एक आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। चलो उसको बाद में देखेंगे अपन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे हमारे पास में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन अगर है तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के इसमें आएगा। यहाँ तक क्लियर है चीज? चलो मैम आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ बच्चे, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट, मेरा जियो फाइल तो बिल्कुल मेरे पास ही पड़ा हुआ है यार। हाँ मेरे यहाँ पे 2 दिन से नेटवर्क का इश्यू ही आ रहा है कुछ। अभी तक जितना समझाया उतना समझ में आया? हाँ हाँ, अब हाँ, देखो मैम। क्वेश्चन है मेरे पास में ZnSO4, ये किससे, कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड है। अब इस पे कौन कौन से और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके हम एक एक दो सैंपल देखते हैं। ये ऐसा है। तो एनोड पे आपकी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं। एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, तो ये यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, Zn, ये सॉलिड है, ये आपका चेंज किस में होगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मुझे इसका कुछ भी ई नॉट नहीं दे रखा है तो मैं इसका क्या मान लेती हूँ, x वोल्ट। कैथोड पे मेरे पास में क्या होगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ये मुझे क्या देगा, Zn, ई नॉट क्या हो जाएगा, -x वोल्ट, ठीक है। तो एक का प्लस है दूसरे का माइनस में है, तो अपने आप ही 0 हो गया ना। तो अब यहाँ पे आप कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखोगे, Zn+2, ये आपकी कैथोड पे, और इधर क्या हो रहा है आपका Zn+2 एनोड पे। बोलो हाँ या ना। मैम हाँ बच्चे, वो दोनों का एक का -1 से और एक का 1 से, तो दोनों का माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा ना। अरे जैसे कि मेरे पास में इनका तो अभी कुछ दिया नहीं है तो मैंने इसे मान लिया है कि ऑक्सीडेशन सेम मेटल है मेरे पास में बच्चे, जिंक जिंक है ना। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि आपके पास में इसका मैंने माइनस क्यों माना है कि अगर मेरे पास में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर प्लस का 7.6 है
तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? माइनस का। माइनस। हाँ, लेकिन मैंने तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे एक्स एक्स माइनस मान लिया है। हाँ ठीक है। नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा? नस्ट इक्वेशन लगवाएंगे तो फॉर्मूला बताओ। अभी मैंने तो कुछ नहीं दिया है, तो एक्स एक्स माइनस ऐसे मान लिया है फार्मूला डिराइव करने के लिए। अब अरे फार्मूला डिराइव अपने को नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2। मेरे पास ऊपर इधर प्रोडक्ट साइड कौन है? एनोड, तो यहाँ पे एनोड का साइड का आ जाएगा। नीचे कौन हो जाएगा? कैथोड, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 कैथोड साइड का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख सकते हैं हम। और इसकी कंसंट्रेशन मैंने C1 दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन C2 दे रखी है। तो क्या हो जाएगा? ई सेल, ई नॉट ई सेल तो नॉट जीरो, सेल माइनस ई नॉट सेल आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? 0 तो फिर यहाँ से फाइनली आपका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? माइनस 0.03 ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.03 लॉग ऑफ C1 अपॉन C2। लॉग ऑफ C2। ये C1 क्या है? एनोड वाला। और ये C2 क्या है? कैथोड वाला। तो इन जनरल हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे A और ये आपका C। क्लियर है? तो अभी n की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई थी यहाँ से। बट आपको कोई और रिएक्शन गिवन हो, उसके लिए आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, डिवाइडेड 2 क्यों लिखेंगे? डिवाइडेड बाय n करेंगे ना यहाँ पे इन जनरल के लिए, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो लॉग ऑफ a लॉग ऑफ c। ठीक है? हाँ मैम। या फिर C1 C2 के टर्म्स में भी लिख लेना, जो आपको अच्छा लगे, पर ध्यान रहे कि लिखना क्या है। ऊपर साइड एनोड की कंसंट्रेशन, नीचे साइड कैथोड की कंसंट्रेशन। चलो बढ़े आगे, ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। अब जैसे मेरे पास में है कि जो भी अपन ने भी बात करी कि ये जो कंडीशन आई थी मेरे पास में कि ई सेल, जो भी मैंने सेल बनाया था, कौन सा सेल बनाया था? जिंक वाला। चलो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ फिर से, ZnSO4 ZnSO4 जिंक। ये C1 मोलर, ये C2 मोलर है। क्वेश्चन में बोलता है कि फॉर दिस सेल इफ इट विल वर्क, अगर ये काम करवाना है इससे, तो आपके पास में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए में C1 इज ग्रेटर देन C2 होना चाहिए, C1 C1 इज इक्वल टू C2 होना चाहिए। ठीक है? ऑप्शन सी में कहता है C1 इज लेस देन C2 होना चाहिए, एंड ऑप्शन डी में नन। तो क्या होना चाहिए हमारे पास में? किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? C1 कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, C2 कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए? याद रहे, ई C1 नॉट की सेल वर्किंग कंडीशन, C1 ई नॉट सेल मेरे लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव।
सॉरी, ई सेल मेरे लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ई नॉट सेल नहीं, है ना? तो C1 की ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान से देख बेटा एक बार, जो रिलेशन आया, अपना फॉर्मूला आया फाइनल, उससे रिलेटेड। C2 का ज्यादा होना चाहिए। मेरे पास में ई सेल इज इक्वल टू कितना आया था? 0.03 log ऑफ C1 अपॉन C2, ये कंडीशन थी हमारे पास में। और ये सेल वर्किंग है या नहीं है, इसके लिए पूछता है कि कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, और हमें ये पता है कि ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। मैम माइनस होगा ना? क्या माइनस होगा बेटा? -0.03। हाँ हाँ, सॉरी। तो यहां से अपने को क्या समझ में आता है कि जो C1 अपॉन C2 है, उनमें ये रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब C2 इज ग्रेटर देन C1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ई सेल, बताइए ई सेल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? सोचो, डायरेक्ट कुछ निकल के आने वाला है यहां से, अगर आपको ये समझ में आता है कि ये किस टाइप का सेल है। H+ का सोर्स वाला बात कहाँ हुआ था अपना? अब यहाँ पे देखें, ये अपना एनोड हाफ सेल, इसके लिए EOP इज इक्वल टू क्या होगा? याद करो, 0.059। मैं इसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या? पीएच? अरे हाँ या ना, कुछ बोल दिया करो भाई। हाँ हाँ मैम। हाँ, माइनस लॉग ऑफ हाँ मैम। करते ना अपन, तो यहां से मेरे पास में ERP क्या निकल के आ जाएगा? ERP माइनस 0.059 pH ऑफ कैथोड। तो ई सेल हमारे लिए क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू होता है EOP प्लस ERP। वैल्यू रखें और एक फार्मूला लेके आ जाएं, क्योंकि यहां से आगे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं इस टाइप से। EOP और ERP की वैल्यू रखें, देखें क्या आता है।
ये आया क्या? हाँ मैम। आ गया क्या? क्योंकि ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखिए जरा एक क्वेश्चन, कैलकुलेट ई सेल ऑफ द सेल, सेल हमें दिया गया है PTH2, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर, H2SO4 0.5 मोलर। तो कैथोड और एनोड का पीएच निकालो और वैल्यू पुट करो और आंसर लेके आओ। वन आया तो यहाँ से पीएच कितना आएगा? 13। 13। यहाँ से मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दे रखी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दे रखी है 0.5, लेकिन यहाँ से 2 निकलेंगे तो 2 इंटू 0.5 मतलब 0.1, तो भी यहाँ से pH कितना हो गया मेरा? 1। अब तुझे कैथोड और एनोड का पीएच पता चल गया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दे, आंसर लेके आ जा। अब तो कर सकते हैं ना अपन, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताया ही मैंने इसलिए। कितना आया? जे वाला मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सेंड किए थे, तुमने सॉल्व करने की कोशिश भी करी? हाँ मैम किया है। मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ भाई, इसका आंसर बताओ बच्चों। 0.059 0.71। 13 माइनस 1 करना था, 0.71 नहीं, देख लेना है ना जो भी आ रहा है। अब क्या करना है, ई नॉट ई सेल ऑफ 0.059 और ब्रैकेट में आपका मैम ये डिवाइड बाय 13 टू भी माइनस 1 करेगा हो ना? जाएगा ना? मैम डिवाइड बाय 2 भी करेगा ना? काहे करेंगे डिवाइडेड बाय 2? 0.059 को 2H प्लस इसलिए। देखिए मैंने तो इसी फॉर्मूले को डिराइव किया है। मैम वो H प्लस के लिए था ना, उसमें एक ही प्लस था। वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे, इंटू 2। डायरेक्ट रखने का इसमें फॉर्मूला। कितना आता है आंसर? जीरो 0.708। क्लियर?
चलो आज मैं भी बिना बोले पढ़ाती हूँ, तुम भी बिना बोले पढ़ते हो ना। एनोड पीएच कितना आया बच्चे? एनोड पीएच 5। 5 आया, सबका आया? हाँ मैम। फॉर्मूला क्या है हमारा? पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, यही था क्या? हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ से मेरे पास में पीएच ऑफ एनोड 5 आ गया। पीएच ऑफ कैथोड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग ऑफ सी, ये हुआ करता था क्या? हाँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देख लो, पीएच आया पीएच 9। हाँ मैम। बस अब इतना आ गया समझ में, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर तो लेके आ ही जाएंगे। बस ये समझना जरूरी है कि ये कहना क्या चाहता है, तो ध्यान रखें। सॉरी, ये आपका एसिडिक बफर की बात कर रहा है, ये हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है। ये पॉइंट यहां से पकड़ना जरूरी है। चलो यहां तक क्लियर कहानी? तो जब इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में चेंज हुआ करता था तो इस टाइप की चीजें आती हैं, तो वो पहला पार्ट था हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा रही हूँ उसको। दूसरा मेरे पास में आ जाएगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन से। मतलब मैम क्या? हेलो। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल मतलब क्या? इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के होंगे, जबकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके सेम कंसंट्रेशन के होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आपके डिफरेंट कंसंट्रेशन के हो जाएंगे। मैम हाँ बच्चे, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो निगेटिव में आएगा ना फिर आंसर? देख लेना, मैंने अभी यहीं पे क्वेश्चंस बना के ऐसे वैल्यू पुट करा था ना, मतलब मैंने आधा अधूरा डेटा मेरे पास में ऐसे मैंने रफली डेटा लिख रखा था। तो 5 - 9 करेंगे ना उसमें तो निगेटिव में देख आएगा। लेते हैं, देख लेते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे फिर से वापस में पूरा जाना पड़ेगा।
देखो नेगेटिव अगर आ जाता है तो फिर वो ये हो जाएगा कि आपका सेल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, नेगेटिव वैल्यू में नहीं आना चाहिए, है ना, डेटा उस हिसाब से होना चाहिए। तो वो पुराने डेटा में फिर नहीं होगा ना? ई सेल नेगेटिव आ गया, ठीक है, लेकिन आपका ये होगा ना कि सेल वर्किंग में होगा कि नहीं होगा। अगर आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ये वाली चीज थी हमारी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मुझे ई सेल पॉजिटिव चाहिए, और अगर आपका ई सेल पॉजिटिव नहीं आया है, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें ये और ये पीएच निकालने के बाद में आगे की कहानी कैसे करनी है। सबकी वैल्यू नेगेटिव में आई क्या भाई? नेगेटिव आएगा ना, क्या बच्चे? 5 - 9 करेंगे तो नेगेटिव आएगा ही ना, और 0.59 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ हाँ, अरे तो वो तो तो फिर नेगेटिव ऐसा आ ना रहा कि है। अपने वैल्यूज में ये ई सेल 0.059 पीएच ए 9 - 5 ऐसे करोगे तो ठीक है। तो बस आगे ये हो जाएगा कि आपका सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वर्किंग नहीं है। हाँ मैम समझा। हम्म। वो जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्या था? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। तो नाम से समझ में आया कि किसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आपकी सेम होगी, और नॉर्मली इस टाइप का ये जो सेल होगा वो कौन से टाइप का होगा? गैस आयन हाफ सेल। मतलब ये किस टाइप के लिए यूज होगा? यूज फॉर, अपने टाइप्स ऑफ हाफ सेल पढ़ाए थे, उसमें से एक आपका था गैस आयन हाफ सेल। उसके लिए नॉर्मली यूजफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास में प्लेटिनम H2, अब क्या होगा ये, इसका कुछ P1 एटीएम जैसे ये दे दिया, H प्लस आपका सेम रहेगा, और इधर आपका PtH2, तो ये आपका P2 एटीएम। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड यहाँ पे चेंज कर दी। बढ़ो आगे, एनोड पे रिएक्शन करवा दो, H2 गैस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ए इलेक्ट्रॉन, है ना। और हमें पता है कि इस टाइप के सेल के लिए ई सेल क्या होगा? कैथोड पे क्या हो जाएगा? ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, इधर ई नॉट सेल अगेन 0.0 वोल्ट। तो कंप्लीट रिएक्शन लिख लो यहाँ से, ये 2 से 2 तो चला ही गया आपका, ये गैसेस फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा इधर, क्या मिलेगा मुझे? H2 गैस एनोड और H2 गैस कैथोड। नेक्स्ट इक्वेशन लगवा दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 नीचे भी आएगा, लेकिन ये कैथोड के और ये एनोड के। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा, ई सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ P2 अपॉन P1। ठीक। हाँ मैम। और सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए, कब होगी स्पॉन्टेनियस? अरे जैसे वहां पे कंसंट्रेशन की बात की थी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? P1 इज ग्रेटर पार्शियल देन प्रेशर। P2।
ठीक। हाँ तो ये अपने टाइप्स ऑफ सेल हो गए। टेक स्क्रीनशॉट। गैल्वेनिक सेल का बहुत सारा पार्ट अपना, मतलब ये गैल्वेनिक सेल की कहानी चल रही है ना। अब हमसे बात की जाती है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, जैसे अपन वर्क डन की बात कर चुके थे, वर्क डन बाय द सेल क्या आया था पहला, 6-7 पैरामीटर है इसके। वर्क डन बाय द सेल, अरे इनिशियली जब अपन ने स्टार्ट किया था नस्ट इक्वेशन तब बताया था वर्क यूजफुल इज इक्वल टू क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल। हाँ तो एन फेराडे अपन ने माना था कि एन फेराडे चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड आपका हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ई वोल्ट। तो डब्ल्यू आपका क्या आया था, डब्ल्यू आपका आया था NFE, बता चुके। डब्ल्यू मैक्स आपका क्या आया था, नस्ट इक्वेशन के लिए इसका यूज किया था ना, NFE। ये आपका वर्क डन मैक्सिमम, और ये कहानी अपन ने देखी है। तो ये पहला ये वर्क डन बाय द सेल। दूसरा है हमारा पैरामीटर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। तो आपको यहां से पता है कि गिव्स फ्री एनर्जी किसी भी सेल या किसी भी रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा जी कितना होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। नेगेटिव। हाँ, तो यहां से मैंने बताया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल। नस्ट इक्वेशन के डेरिवेशन के टाइम पे हमने ये यूज किया था, तो डेल्टा जी मैंने लिखा था NFE और डेल्टा जी नॉट हम लिखेंगे माइनस NFE। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी। तो ई सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या, पॉजिटिव। तो ये दो अपने पैरामीटर्स तो जाने पहचाने हैं। अब थर्ड पैरामीटर है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। चलो थर्ड आपका पैरामीटर किस तरह से अपने को समझना है, देखिए मैं समझाती हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन टेकिंग इनसाइड या टेकिंग प्लेस, ऐसे कर लो, टेकिंग प्लेस ही ज्यादा है, टेकिंग प्लेस इनसाइड गैल्वेनिक सेल। अब जैसे कि अपन ने वहां पे दो स्टैंडर्ड आपके चीजें ली थी, जिंक और उसका सॉल्ट जिंक सल्फेट और कॉपर, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में, तो उसी को लेके चल रही हूं। क्या बताया था, एनोड साइड क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज होता है। और कैथोड साइड कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज होता है। तो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ई नॉट ओफी, जो कि आपका 0.76 वोल्ट होता है। अब मैं कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ही बात कर रही हूँ। तो ई नॉट ओपी ऑफ कॉपर, क्योंकि इसका ERP लिखते हैं जनरली अपन, तो ERP आपका प्लस का 3.4 3.5 होता है। तो मैं यहाँ पे EOP इज इक्वल टू लिख रही हूँ माइनस 0.34, सॉरी
0.34 वोल्ट। अब इधर के साइड क्या हो रहा देखो, इन दोनों का ही मैम माइनस आएगा ना? हाँ बेटा लगा रही हूँ सॉरी। इधर मेरे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, इधर मेरे पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। तभी तो आपका सेल वर्किंग प्रोसीजर में होगा। जैसे कि अपन मार्केट वगैरह से सेल लेके आते हैं, बहुत दिन तक चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है। तो कितनी बार अपन क्या करते हैं, जैसे टीवी का रिमोट हो गया या फिर टॉर्च वगैरह होती, तो अपन जबरदस्ती उसको हिला डुला देते हैं ना, या ठोक पीस दे देते हैं। हाँ आ रहा है ना, तो वो काम करने लग जाता है थोड़ा बहुत। तो वो जब आपके पास में यहाँ पे ये होगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ रही है, मुझे इन दोनों को इक्वल पे लेके आना है। तो एनोड साइड कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ रही थी, तो ई सेल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, बताओ। बढ़ रहा था। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एनोड की साइड में ई सेल बढ़ेगा, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है। थोड़ा सा बैक साइड जाओ, नॉस्ट इक्वेशन में बताओ मुझे, मैंने कैथोड और एनोड दोनों पे बताई ये चीजें, और तुम लोगों ने उसका आंसर भी बताया था। कंसंट्रेशन के साथ में ईओपी कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। तो आप मुझे यहां से सोच के बताओ कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज हो रहा है और इधर मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूं कि ये दोनों मुझे अगर इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब सेल आपका वर्किंग स्टार्ट करेगा, है ना, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ रहा है एनोडिक कंपार्टमेंट में, तो ओपी कम होगा या ज्यादा होगा? फिर से मैं पूछ रही हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या होगा? निगेटिव में कम होगा। रोहित, सेल की वर्किंग समझ बेटा, कि हमारे पास में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हो रहा था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस था, तभी तो मुझे क्या करना था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता है मेरा। तो हमने ये देखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड की ओर या कैथोड से एनोड की ओर? एनोड से कैथोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में जा, थोड़ा सा बता रखा है। इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से एनोड फ्लो करते हैं। कोई इसे बताए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड होगा या कैथोड से एनोड की ओर होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखवा रखा है, डायग्राम में भी दिया है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट से क्या मतलब है मेरा, एनोड से कैथोड की ओर, हाँ या ना बोलो भाई। हाँ मैम। अरे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट जो है वो आपका राइट टू लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट की साइड मेरा क्या है, एनोड है ना। रोहित याद आया या नहीं आया? नहीं तो क्लिक नहीं हो पाएगा, लिंक नहीं हो पाएगा जिसको नहीं याद आ रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाया था पूरा डायग्राम बना के। मैम वो फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था वही ना?
हाँ मतलब अभी ये वाला फर्स्ट नहीं, पहले वाला जब अपन ने स्टार्ट किया था, फिर हाँ मैंने वही। कहा था इसमें बहुत सारा आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। तो बेटा मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका हायर से लोअर की ओर होगा या लोअर से हायर की ओर होगा। यहाँ पे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए, तो अपने को देखा था कि अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया था, एनोड बनाया था, वहां से इलेक्ट्रॉन चले थे कंडक्टिंग वायर के थ्रू और कैथोड की ओर आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका सेल वर्किंग स्टार्ट होता है, तो वर्किंग स्टार्ट होने पर हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो एनोडिक कंपार्टमेंट होगा, मतलब एनोड साइड होगा, वो आपके कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जबकि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो होता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड डिक्रीजेस। और फाइनली क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल होने की मतलब ये है कि आपका जो सेल है, ई सेल है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही ई सेल जीरो होगा, आपके सेल ने काम करना बंद कर दिया होता है। और सेल ने काम करना बंद कर दिया होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सेल है वो कहाँ पे आ गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया है। तो हम बात वही कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां से क्या ये इस बात से तुम लोग सेटिस्फाइड हो कि सेल जब वर्किंग स्टार्ट करेगा, सेल वर्किंग कर रहा है, स्टार्ट किया, तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एनोड की साइड इंक्रीज हो रही है, तो इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इंक्रीज कैथोड होगा। हाँ, तो दोनों को इक्वल पे आना पड़ेगा एंड फाइनली दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे। और जैसे ही इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे, हमारे पास में ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। ई सेल जीरो। ई सेल जीरो हुआ तो यही आपका जो सेल होगा वो कार्य करना बंद कर देता, और हम बोलेंगे हमारा जो सेल है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो सेल एग्जैक्टली देखो, इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन आपकी बंद हो जाती है क्या, नहीं मैम। लेकिन वो रेट जो है वो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी क्या होगा कि वो आपका जीरो हो गया ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप जो जीरो हो गया, तो सेल ने काम करना तो बंद कर दिया है, लेकिन आपका रिएक्शन रुकती नहीं है। तो हमारे पास में एट इक्विलिब्रियम हम ये लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम जो ईओपी होगा, जो कि एनोड पे होता है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ईओपी ऑफ कैथोड, और ई सेल इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो हाँ मैम। अगर मैं इस कंडीशन पे नस्ट इक्वेशन लगाती हूं तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ concentration of product, concentration of, हो सकता है कि कुछ आपके कोफिशिएंट रहे हो तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ सकता है। और इसको हम क्या बोला करते थे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्यू, हाँ इक्विलिब्रियम, या क्यू रिएक्शन कोशेंट। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल तो आपका जीरो हो गया, और क्यू क्या हो जाता है, इट विल बी केपी के इक्वल टू बराबर। के इक्विलिब्रियम। यही हमारी कहानी हुआ करती थी इक्विलिब्रियम में। तो ई नॉट सेल आपका जीरो, सॉरी ई सेल आपका जीरो हो गया, तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, फाइनल अपने को निकालना पड़ेगा यहां से डेरिवेशन कि इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा। वैल्यू रखते हैं जरा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहां से जीरो रख दो
E naught cell minus 0.059 by n log of K इक्विलिब्रियम लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ना? इसको मैं Q लिखूंगी और Q क्या हो गया? K इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहां से log of K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n E naught cell अपॉन में 0.059। अब अभी भी मेरे पास में क्या नहीं आया है? इक्विलिब्रियम नहीं आया, लॉग है, तो एंटी लॉग लेंगे। तो मेरे लिए K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 10 E नॉट सेल अपॉन में 0.059। ये फाइनल फॉर्मूला होगा। जब आपका सेल इक्विलिब्रियम पे होगा 10 की पावर n E नॉट सेल अपॉन 0.059। यहां तक क्लियर? तो ये फाइनल फॉर्मूला याद रखो। अरे हाँ है ना, बोलो भाई। हाँ मैम। चलो ये फॉर्मूला लिख लो, मैं एक न्यूमेरिकल बता रही हूँ। E नॉट Fe प्लस 2 Fe गिवन है माइनस 0.4 वोल्ट। E नॉट Ag प्लस Az गिवन है 0.8 वोल्ट। कहता है कैलकुलेट W मैक्स, W डेल्टा G नॉट और कैलकुलेट K इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन। करो जल्दी से प्रोग्रेस। सबसे पहले अपने को रिएक्शंस लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। रिएक्शन लिख ली होगी। Fe, चलो मैं इसको हटा के नए से क्वेश्चन लिख लिया ना तुम लोगों ने? ये स्क्रीनशॉट लोगे कि मैं हटा रही हूँ क्वेश्चन, है ना? हाँ। इधर देखें कि पहले मेरे पास में Fe से Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो E नॉट OP दे रखा है 0.4। सिल्वर ट्वाइस Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। यहाँ से E नॉट RP दे रखा है 0.8। यही था ना डेटा? ये माइनस में दिया तो मुझे इसको प्लस में करना पड़ेगा, ध्यान रहे। ये क्या आया? Fe प्लस ट्वाइस Ag प्लस गिव्स Fe प्लस 2 प्लस ट्वाइस Ag।
और ई नॉट सेल कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा 1.24 और एन की वैल्यू मुझे यहाँ से आ जाएगी 2। तो के इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल के वैल्यू रख के, तो पहला के इक्विलिब्रियम के लिए फॉर्मूला क्या था, 10 in E naught cell on में 0.059 कितना आया, E naught cell 1.2, कितना आएगा 10 की पावर में, 40 आएगा मैम, 10 पावर 40। ये पहला हो गया। W मैक्स क्या होता है फॉर्मूला W मैक्स निकालने का, N F E है ना, NF इन, तो E क्या लिखोगे आप, अरे NF E नॉट हुआ करता है, तो यहाँ पे N2 है, F आप 96500 लिखोगे इंटू 1.2, ध्यान रहे अब एनर्जी आ तो जूल, 1.2 जूल, डेल्टा जी नॉट माइनस कर दोगे, सही है। E सेल इज इक्वल टू ई नॉट आया 1.2 माइनस डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.01 एंड 10 की पावर -3 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास में 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -3 का स्क्वायर, हटाओ, हो गया। हो जाएगा क्या, W के लिए क्या करोगे NFE, और डेल्टा जी पूछा है तो -W कर दोगे, तो ये सारे पार्ट्स यहाँ से कैलकुलेट हो गए। आ गई कहानी समझ में, डामरे बढ़े आगे। तो 3 हमारे पैरामीटर्स हो गए हैं, 2-3 पैरामीटर्स और है, वो मैं इवनिंग की क्लासेस में आपको बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है भाई, हाँ या ना बोल दो, नालायक हो।